हेलो फ्रेंड्स, जेईई का पहला पेपर है इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। उसी के मॉड्यूल ए का यूनिट 6 आज हम डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है हमारा ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट ऑफ इंडिया, यानी ग्लोबलाइजेशन क्या थी और इंडिया में कैसा इसका इम्पैक्ट देखने को मिला। ग्लोबलाइजेशन के बारे में पहले देखते हैं। ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट क्या है। इस पूरे चैप्टर में ज्यादा डिटेल नहीं दिया, इन्होंने जो बेसिक बात है ग्लोबलाइजेशन के बारे में की कि ग्लोबलाइजेशन क्या था, इसका इंडिया में इम्पैक्ट कैसा हुआ, फिर ग्लोबलाइजेशन क्या होता है और रिवर्स गियर ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, प्रोटेक्शनिज्म मैकेनिज्म और उसका रीइमर्जेंस क्या है। तो ये सारे टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। पहला आता है हमारा ग्लोबलाइजेशन। इसका कंसेप्ट क्या है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है। ग्लोबलाइजेशन जैसे कि आप इंडिया के बारे में भी जानते हैं कि 1991 और 1992 में इसकी शुरुआत हुई थी। ग्लोबलाइजेशन मतलब एक ऐसी कंट्री है जो रिस्ट्रिक्ट करती है, मतलब बाहर से आप कुछ गुड्स बना के, मतलब कोई सामान बना के बाहर नहीं बेचेंगे, अगर बेचेंगे तो बहुत रिस्ट्रिक्शंस है, बाहर की कंपनीज को परमिशन नहीं है उस कंट्री में जाना। ठीक है, तो इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस बहुत होते थे। ग्लोबलाइजेशन का मतलब बाहर के लोगों को भी आप अलाउ कीजिए। ठीक है, बाहर की जो कंपनीज है उनको आप अलाउ कीजिए, यहाँ की कंपनीज को अलाउ कीजिए बाहर जाए, बाहर की कंपनी को अलाउ कीजिए यहाँ है। तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ावा देती है क्या, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबल जो वर्ड है, ग्लोबल मतलब सिर्फ आप अपनी कंट्री का मत सोचिए, ग्लोबल में कई सारी और कंट्रीज है, उनके साथ भी आपको ट्रेड या एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है, उसका आप सोचिए। तो क्या बेनिफिट होता है ग्लोबलाइजेशन से। पहली बात तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं। पहले टाइम पे क्या होता था कि घरों में आप सब्जियां, जैसे किसान ज्यादातर लोग थे और अपने घरों में वो सब्जी खाने पीने का सब सामान मंगाते थे, उगाते थे। तो उनको बाहर से कोई जरूरत नहीं पड़ती थी खरीदने की, तो पूरी डिपेंडेंसी उनकी अपनी फैमिली में थी। सब्जी, खाने पीने का राशन, कपड़े भी वो खुद ही अपना बना लेते थे, तो सारा कुछ उनका घर में होता था। अब क्या हुआ, धीरे धीरे इकोनॉमी डेवलप हुई, मार्केट डेवलप हुई। अब क्या होता है कि जैसे शहरों में जो लोग हैं वो क्या करेंगे, वो तो वैसे अनाज खेती बाड़ी नहीं करते, तो वो मार्केट से आके लेके आते हैं। ये सिंपल एक एग्जांपल है कि ग्लोबलाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। वैसे आप कंट्री को घर की तरह लीजिए। एक केस वहां है जहाँ पे पूरी कंट्री अपने में डिपेंड है और बाहर से उनकी कोई डिपेंडेंसी नहीं है। एक दूसरी कंट्री जो कि बाहर से डिपेंडेंसी है, तो किसके पास बेटर अपॉर्चुनिटीज है। बेटर अपॉर्चुनिटीज उस वाली कंट्री के पास है जो बाहर के साथ डिपेंडेंसी। रीजन क्या है उसका, एक रीजन ये है कि मान लीजिए किसी कंट्री में कोई टेक्नोलॉजी डेवलप है, किसी दूसरी टेक्नोलॉजी, जो दूसरी कंपनी है अगर वहां कंट्री में आगे इन्वेस्ट करती है तो वो अपने साथ नई नई टेक्नोलॉजीज को भी लेके आएंगी, तो उससे उनका इंप्रूवमेंट होगा, नई नई जॉब्स क्रिएट होंगी। और अगर बाहर की कोई कंपनी नहीं है तो इंडियन मार्केट की क्या मोनोपोली हो जाती है। मोनोपोली इन द सेंस वो अपनी मर्जी से हाई रेट लगाते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा मार्जिन रखते हैं। तो आम जो जनता है, आम जो लोग हैं, उनको दिक्कतें आती हैं क्योंकि आपको चीजें बहुत महंगी खरीदनी पड़ेगी और आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। क्यों, क्योंकि आपकी कंट्री ने रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है बाहर की कंपनी को आपकी कंट्री में आने से या इन्वेस्ट करने से। लेकिन अगर आपकी कंट्री में ग्लोबलाइजेशन हुई होगी, आपकी गवर्नमेंट अलाउ करती होगी, तो बाहर की कंपनीज भी आएंगी। अगर इंडिया की रूरल कंपनी बहुत हाई रेट पे जो है कोई भी सामान बेचेगी, तो जो फॉरेन कंपनी है जो वही सामान सस्ते रेट पे भेजेगी, तो एक कंपटीशन क्रिएट होगा दोनों इंडस्ट्रीज के बीच में। ठीक है, फेयर कंपटीशन का सबसे ज्यादा जो बेनिफिट है वो आम जनता, जो कंज्यूमर है, उसको होता है। क्योंकि दो इंडस्ट्रीज जब बहुत कॉम्पीट करेंगे एक दूसरे से, तो बेटर प्रोडक्ट एट बेटर प्राइस, ज्यादा अच्छा आपको प्रोडक्ट भी देगी और उतने सस्ते रेट पे भी आपको देगी। तो सबसे ज्यादा जो बेनिफिट होता है ग्लोबलाइजेशन का वो आम जनता को होता है। ठीक है, और ये एक बेसिक कंसेप्ट है ग्लोबलाइजेशन का कि क्या मतलब है। मतलब अकेले आप घरों में रहकर अपनी सारी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, इट्स बेटर कि आप मार्केट से बाकी लोगों से भी आप इन्वॉल्व रहे, उनकी टेक्नोलॉजी को ले, उनको समझे। सेम इसको आप कंट्री की तरह समझिए। कोई एक कंट्री जो अपने में डिपेंड है, वो बाहर से वो टेक्नोलॉजी लेना नहीं चाहती, तो वो खुद को इतना इंप्रूव नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर उसके उस कंट्री में ग्लोबलाइजेशन अलाउ, वहाँ की गवर्नमेंट ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करती है, तो बाहर की कई कंट्री से वो कई सारी टेक्नोलॉजी ला सकती है और अपने आप को इम्प्रूव कर सकती है। ठीक है, ये इसका बेनिफिट है ग्लोबलाइजेशन का। इट इज डिफाइंड एज राइज इन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन अमंग नेशंस। तो जो नेशंस अलग अलग, उनके बीच में अब जैसे इंपोर्ट बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तो क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। ठीक है, चीजों का प्रोडक्शन क्या बताता है, जीडीपी बताता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है कि हमारी कंट्री में कितने गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस हुए। बाहर की कंपनीज आएंगी, नई नई टेक्नोलॉजी लेके आएगी, तो उससे क्या होगा कि जो ऑलरेडी इंडिया में कंपनी काम कर रही है, इंडियन कंपनी, वो उनसे टेक्नोलॉजी देखेंगे और खुद के प्रोडक्शन को भी फिर इंप्रूव कर पाएंगे बेटर टेक्नोलॉजी के साथ, ज्यादा अच्छी क्वालिटी की। तो ये बेनिफिट है कि इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होता है नेशंस में, नेशंस में ग्लोबलाइजेशन से। और ग्लोबलाइजेशन जो है 18th सेंचुरी में इस टर्म को पहले यूज किया गया था। फिर वर्ल्ड वॉर 1 आया था और उस समय पे बहुत ज्यादा डिप्रेशन आ गया था। सो वर्ल्ड वॉर का टाइमिंग क्या था, 1914 से लेके 1918 तक। तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा डिप्रेशन थी, ग्रेट डिप्रेशन जिसको बोलते हैं, वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे था। फिर वर्ल्ड वॉर 2 आया था 1939 से 45 के बीच में, 1945। तो इस टाइम पे डिप्रेशन में आप जानते हैं कि हमने फेजेस पढ़े थे ना, इकोनॉमिक जो है डेवलपमेंट के क्या क्या फेजेस होते हैं।
बिजनेस साइकिल का, तो उसमें डिप्रेशन का स्टेज था, ग्रेट डिप्रेशन। तो ग्रेट डिप्रेशन मतलब चीजें चीजों की कोई वैल्यू ही नहीं रही, और वो स्टेज आ गई थी वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे। और फिर वर्ल्ड वॉर 2 में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली, वर्ल्ड वॉर 2 में भी यही वाली कंडीशन देखने को मिली। तो इसलिए कई सारे जो ट्रेड जो ऑब्स्टेकल्स है, मतलब अब खुद की कंट्री में चीजें इतनी महंगी हो रही है, बाहर की कंपनी क्या इसको कॉम्पीट करेगी, क्योंकि आपकी कंट्री वाले जो डिप्रेशन है तो चीजें बहुत महंगी होगी। बाहर से कोई कंपनी अपनी टेक्नोलॉजी लेके आ रही है, वो चीजें सस्ती देगी, तो जो लोकल मार्केट है वो खराब हो जाएगी। तो इसलिए बहुत ज्यादा ऑब्स्टेकल्स क्रिएट हो रहा था। फिर ये 1980s के टाइम पे, 1980s के मिड में जो OECD है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, उसने फिर से इस टर्म को, ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा दिया। अभी OECD क्या होता है वो देखते हैं। OECD का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। ये क्या काम करती है, ये पॉलिसीज बनाने का काम करती है, ताकि जो कंट्रीज है उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा मिले। अभी की बात करें तो टोटल 38 कंट्रीज है जो OECD की मेंबर है। और OECD के मेंबर में आप देख सकते हैं कि साउथ और नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और जो एशिया पैसिफिक रीजन की कुछ कंट्रीज है वो इसकी पार्ट है। तो ज्यादातर जो डेवलप कंट्री है वो इसका पार्ट है, और सिर्फ 34 मेंबर्स ही है जो कि OECD का पार्ट है। तो ये पॉलिसीज बनाती है, ताकि जो ये कंट्रीज जो इनकी मेंबर्स है उनके लिए पॉलिसीज बनाती है, ताकि उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके मिलके। और उसी ने, OECD ने, और ज्यादातर जो इसके मेंबर्स हैं वो ज्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ठीक है, OECD। और इसी ने ये टर्म दोबारा से ग्लोबलाइजेशन को फिर से इन्होंने यूज किया था 1980s के मिड में। और ऐसे हमारी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को जो है ग्लोबलाइजेशन कैसे डिस्क्राइब करता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1 जनवरी 1995 के बाद जो है काम फोर्स में आई वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका पर्पस क्या है, मतलब इसके जो मेंबर्स है टोटल 164 कंट्रीज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करती है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का काम ये है कि ये रूल्स बताती है। मान लीजिए इंटरनेशनल, यही एक अकेली ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंटरनेशनल ट्रेड्स के लिए रूल बताती है। मान लीजिए अब हमारी जो कंट्री है इंडिया, यहाँ पे ट्रेड को लेके हमारी सरकार के अलग रूल है। ऐसे मान लीजिए जापान, अमेरिका, हर कंट्री ने अलग अलग रूल बना रखे हैं। तो अगर आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कोई सामान इंपोर्ट कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो आप किन रूल्स को फॉलो करोगे। तो एक ऐसा रूल होना चाहिए जो कि सबके लिए लोकली हो। जैसे आप घरों की बात करो तो हमारे पेरेंट्स ने बच्चों के लिए अलग से मान लीजिए कोई रूल बना रखे हैं, हमारे पेरेंट्स ने कुछ ऐसे जो हमें घर में फॉलो करने होते हैं, कि 10 बजे के बाद टीवी नहीं देखना, इस तरह के कुछ और रूल की सुबह आपको 7 बजे से पहले या 8 बजे से पहले उठ जाना। तो ये घर के रूल है जो कि हमारे घर में चलेंगे। लेकिन बाहर हमारे, जैसे हम स्कूल में जाते हैं या बाहर के जो लोग हैं, स्कूल में हमारे जो टीचर्स जो हमारे रूल बनाते हैं कि इतने बजे आपको लंच टाइम है, इतने बजे आपको स्कूल में आना है, इतने बजे आपको छुट्टी होगी, तो वो जो स्कूल के रूल है वो सभी बच्चों को फॉलो करने पड़ते हैं, है ना। तो ये स्कूल आप समझ लीजिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। और उस क्लास में जो बच्चे बैठे हैं जिनके घर में तो अलग अलग रूल्स है, बट स्कूल में उनके घर वाले रूल यहाँ पे नहीं चलते हैं, तो वही चीज है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके 164 मेंबर्स हैं। और 1995 में ये काम में आया वर्ल्ड ट्रेड। तो इसका काम क्या है कि रूल्स बनाना कि कैसे जो है ट्रेड, ट्रेड मतलब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में, या मान लीजिए डिस्प्यूट हो गया दो कंट्रीज के बीच में, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, उनको रूल्स बताते हैं कि क्या कौन से रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। आपको अपनी कंट्री का जो स्पेसिफिक रूल है वो नहीं चलेगा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो सभी कंट्रीज के जो भी मेंबर्स है 164 मेंबर्स, तो सभी को रूल का पालन करना पड़ेगा, सबको ये रूल मानना पड़ेगा, ठीक है। तो सबके लिए रूल्स रेगुलेशन बनाती है। और अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए कंट्रीज के बीच में तो उसको रिजोल्व करने का काम करती है कौन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसके कितने मेंबर्स है, 164। OECD के सिर्फ 34 मेंबर्स है, और ज्यादातर जो डेवलप्ड कंट्री वो इसके मेंबर्स हैं। और इसके जो है 164 मतलब सभी कंट्रीज जो है छोटी बड़ी डेवलपिंग डेवलप्ड हर इसका पार्ट है। और जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसने भी ये ग्लोबलाइजेशन को बोला था कि इसका मतलब है कि डेवलपमेंट हो, अनरिस्ट्रिक्टेड क्रॉस बॉर्डर फ्लो, मतलब आसानी से बिना किसी टाइप के रिस्ट्रिक्शंस के जो गुड्स और सर्विसेज है, गुड्स आप जानते हैं जो टेंजिबल है जिनको आप टच कर सकते हैं, सर्विसेज मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर आपने बना के बाहर बेच दिया, ठीक है, एक्सपोर्ट करते हैं तो वो सर्विसेज में आ जाएगा। तो जो गुड्स और सर्विसेज है उसको क्रॉस बॉर्डर, मतलब एक बॉर्डर, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आसानी से मूवमेंट हो बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के, ठीक है। और वो गुड्स और सर्विसेज का भी हो सकता है कैपिटल, मतलब इन्वेस्टमेंट हो रही है, बाहर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं या बाहर के लोग आके आपकी कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऐसे लेबर फोर्स, लोग बाहर जाके काम कर रहे हैं, फॉरेन के लोग आके इंडिया में काम कर रहे हैं, तो सभी का बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के जो मूवमेंट है उसी को ग्लोबलाइजेशन बोला जाता है। ये डेफिनेशन किसने दिया, ये WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने ये डेफिनेशन दिया। और इंडिया की बात करें तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जब 1991-92 में लाई गई थी नरसिम्हा के द्वारा, उस टाइम पे वो हमारे 9th प्राइम मिनिस्टर थे, और उस टाइम के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो कौन थे, मनमोहन सिंह। तो वही जो है ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट 1991 और 2 में इसको लेके आए थे। मतलब पहले बाहर की कंपनी को अलाउ नहीं था कि वो इंडिया में इन्वेस्ट करे, पर जब से इसमें इन्होंने लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का जो कंसेप्ट लेके आए, तो ग्लोबलाइजेशन मतलब आप आसानी से बाहर जा सकते हो,
बाहर की कंपनीज यहाँ आ सकती है, आप बाहर कंपनी सेटअप कर सकते हो। तो वो 1991 में और 2 में उन्होंने ये पॉलिसी को लागू किया था। ग्लोबलाइजेशन एंड एडवर्सिटी क्या है? ग्लोबलाइजेशन से क्या, इसका क्या मतलब है कि जो है इंटरकनेक्टनेस बढ़ती है, जो वर्ल्ड की जो इकोनॉमिक है और जो वर्ल्ड में कल्चर है, जैसे एक कंपनी बाहर जाती है, वहाँ की कल्चर्स और यहाँ की कल्चर्स और इनहेबिटेंट, ये सब चीजें क्या होती है, इंप्रूव होती है एज अ रिजल्ट ऑफ क्रॉस बॉर्डर ट्रेड। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि क्रॉस बॉर्डर मतलब अलग, बाहर हम जाते हैं, बाहर के लोग यहाँ आते हैं, तो जो बॉर्डर के पार लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, यानी इस कंट्री को पार करके बाहर जा रहे हैं, बाहर के लोग यहाँ आ रहे हैं, तो गुड्स और सर्विसेज यहाँ से वहाँ मूव हो रही है, टेक्नोलॉजी भी फुल मूव हो रहा है। फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट, आप वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ रहा है, पीपल एंड नॉलेज। तो ये सभी चीजें जो है ग्लोबलाइजेशन को बताती है। तो इससे क्या है कि इंटरकनेक्टिविटी वर्ल्ड की इकोनॉमिक में हो रही है, किसकी वजह से? गुड सर्विसेज यहाँ से मूव कर रही है, टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट, पीपल एंड नॉलेज, उसी का रीजन है ग्लोबलाइजेशन। फिर इसमें बोला है कि जो है अच्छा खासा एविडेंस देखने को मिला है कि हर तरीके का जो नेशन है, चाहे उसकी कुछ भी लोकेशन हो, कि जो ग्लोबलाइजेशन है उससे वहाँ के जो सिटीजन है उनको बेनिफिट मिला है। क्यों? क्योंकि आपके पास ग्लोबलाइजेशन है तो कुछ चीजें ऐसी जो सिर्फ ऐसे कहते हैं ना, ये कोई मान लीजिए आपके पास मोबाइल है या कोई चीज आप बोलोगे इम्पोर्टेड है, मतलब ये हमारी कंट्री में नहीं बना, ये बाहर से मैं लेके आया हूँ। तो इससे जो जनता है, जो लोग है, जो सिटीजन है, उनको ज्यादा बेनिफिट मिलता है। क्यों? क्योंकि उनको ज्यादा एक्सपोजर मिलता है नए नए गुड्स और सर्विसेज को, नए नए प्रोडक्ट को मिलते हैं, रिड्यूस कॉस्ट। जैसे इंडिया की कंपनी वहां की कोई कंपनी नहीं है, तो यहाँ की कंपनी का जो मन करेगा वो वैसा रेट लगाएगी, तो वो चीजें महंगी हो जाएगी। लेकिन अगर बाहर की कोई कंपनी जो कॉम्पिटिटिव ज्यादा है तो रेट को कम रखेगी। मोर एंड बेटर पेइंग एम्प्लॉयमेंट, तो जॉब्स भी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और अच्छा उनको सैलरी मिलेगा। इम्प्रूव्ड हेल्थ, हेल्थ कंडीशन भी इम्प्रूव होगी। अब कंपनी की कंट्री की डेवलपमेंट होगी तो साथ साथ जो हेल्थ कंडीशन है, नई नई चीजें डेवलप होगी, हॉस्पिटल ये सब होंगे, तो हेल्थ एंड हायर लिविंग, तो लोगों का हेल्थ स्टेटस बढ़ेगा और जो लिविंग स्टैंडर्ड है, अच्छी जॉब है, अच्छी सैलरी है, तो आपका जो स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव होगा। पहले लोगों पे कम पैसे होते थे तो वो लोग चूल्हे में ऐसे खाना बनाते थे। अभी आपने देखा होगा कि गांव में भी लोग सिलेंडर यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि अभी उनके पास इनकम है, वो उसको खरीदने के लिए उनके पास पैसे है, तो उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है इंक्रीज हुआ है। तो ये तो बिल्कुल बेसिक टर्म की बात है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और टर्म में बोल सकते हैं। पहले ज्यादातर लोगों पे कारें ये सब नहीं हुआ करती थी, अब कार देखना बहुत नॉर्मल हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से जो लोगों का जो स्टैंडर्ड है वो भी इम्प्रूव होता है। फिर इसमें बोला है कि इन्वेस्टमेंट होता है, नई नई टेक्नोलॉजी आती है, ठीक है, और नई नई पॉलिसीज, एजुकेटेड वर्कफोर्स यहाँ से मूव करता है। और मार्केट इकोनॉमी की जो प्रेजेंस है, मार्केट इकोनॉमी का मतलब क्या है कि जिसमें जो प्राइस है वो डिसाइड कौन करता है? डिमांड और सप्लाई फैक्टर। इसमें मतलब गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। मार्केट इकोनॉमी को फ्री इकोनॉमी भी बोला जाता है। फ्री इकोनॉमी इसको किस टर्म में बोला जा रहा है? फ्री फेयर इकोनॉमी। फिर फ्री फेयर मतलब इसमें सरकार का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है कि चीजों का प्राइस बढ़ेगा या घटेगा, ये डिपेंड करेगा डिमांड और सप्लाई पे। तो जिस चीज की सप्लाई ज्यादा होगी, डिमांड कम होगी, तो उसका प्राइस क्या होगा? कम हो जाएगा। किसी की सप्लाई कम होगी, डिमांड ज्यादा होगी, तो प्राइस बढ़ जाएगा। तो यानी मार्केट इकोनॉमी रहेगी, यानी जो जनता की डिमांड सप्लाई है उससे चीजों के रेट्स बढ़ेंगे। तो यही रीजन है ग्लोबलाइजेशन विद वाइडर एक्सेप्टेंस। अगर आपकी कंट्री ग्लोबलाइजेशन को एक्सेप्ट कर रही है तो ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, नई नई टेक्नोलॉजी मिलेंगी, आपके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा, और आपकी जो कंडीशन है वो है मार्केट इकोनॉमी की, यानी गवर्नमेंट का किसी और का इन्फ्लुएंस नहीं है चीजों के प्रोडक्ट के प्राइस में, वो आपकी जो खुद की डिमांड और सप्लाई फैक्टर है वो काम करेगी, उसी को बोला जाता है मार्केट इकोनॉमी। और इसमें ये जो ग्लोबलाइजेशन है, इसमें बोला है कि जो चीजें सिर्फ आपको नई नई टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन ये सब जो मिल रहे हैं, रोबस्ट इंस्टीट्यूट, इसके अलावा जो मूवमेंट ऑफ पीपल है, मतलब जो लेबर है, लोग है, आईटी इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी है, वो भी इंटरनेशनल बॉर्डर में यहाँ से वहाँ जा रही है, तो वो भी इसमें ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन में आ जाएगा। ग्लोबलाइजेशन हैज लार्ज कल्चर, पॉलिटिकल एंड इन्वायरमेंटल इम्प्लीकेशन। तो इसके और कई सारे कल्चरल चीजें देखने को मिलती है, बहुत ही पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है ग्लोबलाइजेशन से। इसमें बोला है कि प्रोपोनमेंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यानी ग्लोबलाइजेशन को अगर और इम्प्रूव किया जाए, बिलीव दैट इट हेल्प, तो इससे क्या होगा कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो डेवलप कंट्री के बराबर बन जाएंगी। क्योंकि अब डेवलपिंग कंट्री डेवलप में क्या है, वहाँ के लोग आएंगे, उनका रहन सहन आप देखोगे, ठीक है, तो आपको पता लगेगा, उनकी टेक्नोलॉजी आप देखोगे तो आपको पता लगेगा ये ज्यादा इम्प्रूव है, तो हमें भी इन्हीं की तरह बनना है। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो डेवलप कंट्री के द्वारा, डेवलप कंट्री की तरह भी उनको इम्प्रूव किया जा सकता है। कैसे कैसे वो डेवलपिंग कंट्रीज डेवलप बनेगी? थ्रू इंक्रीज मैन्युफैक्चरिंग, उनकी टेक्नोलॉजी आएगी तो आप बड़ी बड़ी मशीनें सेटअप करके अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। डाइवर्सिफिकेशन मतलब अलग अलग टाइप के गुड सर्विसेज को मिलेगी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आपकी जो इकोनॉमी है उसको भी डेवलपमेंट मिलेगी। एंड हाई स्टैंडर्ड लिविंग, तो जब लोगों को सैलरी अच्छी होगी और जॉब्स अच्छी होंगी तो लोगों का जो स्टैंडर्ड है वो भी इम्प्रूव होगा। तो इससे जो है डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो इम्प्रूव होकर डेवलप बन सकती है। क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ब्रिंग जॉब्स। तो क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, मतलब बाहर की कंपनीज यहाँ के इन्वेस्ट कर रही है, तो वो कंपनी सेटअप कर रही है, तो सिर्फ वो अपनी कंपनी यहाँ पे ओपन कर रहे हैं पर वहां से लोगों को लेके नहीं आ रहे,
तो जो इंडिया के लोग हैं उनको वो जॉब्स मिलेंगी। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रही है तो नई टेक्नोलॉजी के लिए जो लोग हैं वो इंडिया से उनको मिलेंगे। जस्ट एग्जाम्पल, तो क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से क्या फायदा है कि जॉब्स क्रिएट होती है। सो ट्रेड इनिशिएटिव मतलब आप ट्रेडिंग को बढ़ाना चाह रहे हैं तो प्रमोट करने के लिए क्या होगा, ट्रेड इनिशिएटिव अगर आप प्रमोट करते हैं तो उससे जो क्रॉस बॉर्डर जो ट्रेड है उसमें इंप्रूवमेंट मिलती है, और जो ट्रेड रिलेटेड जो बैरियर्स है, जो रुकावटें, वो दूर होती है। तो आपकी जो अगर ट्रेड इनिशिएटिव होती है तो आपके ट्रेड मतलब जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं यहाँ से इन्वेस्ट कर रहे हैं बाहर के लोग यहाँ, तो उसके जो बैरियर है वो दूर करने में इसमें मदद मिलती है। और ग्लोबलाइजेशन का एक और भी बेनिफिट है कि इससे सोशल जस्टिस बढ़ा है। कैसे सोशल जस्टिस इस तरह से बढ़ा है, जैसे मान लीजिए बाहर की कंपनी यहाँ पे सेटअप हो रही है, अब यहाँ पे कंपनी खुल गई, अब उसको काम करने के लिए एम्प्लॉयज चाहिए, तो यहाँ के जो लोकल लोग हैं इंडिया के वो एम्प्लॉयज वहाँ बन गए। तो उनकी कंपनी अपनी मान लीजिए यूएसए की कोई कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करके यहाँ पे उसने अपनी ब्रांच खोली है, तो यूएसए में वो अपने एम्प्लॉयज को बहुत सारी फैसिलिटीज देती है। जैसे आपने देखा होगा कि एमएनसी कंपनीज जो है इंडिया में जो ओपन है, एमएनसी मतलब बाहर की कंट्री से, जो वो क्या करती है सैटरडे संडे को ऑफ देती है सबको, क्योंकि वो अपनी कंट्री में भी ऐसा करती है, तो यहाँ पे भी सैटरडे संडे ऑफ दे रही। अब ये जो एमएनसी कंपनी है उसमें इंडिया के लोग ज्यादा काम करना चाह रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो बेटर सुविधा दे रही है, ठीक है, सोशल जस्टिस ज्यादा अच्छे से दे रही है। तो इंडिया की कंपनी के जो है उनके ऊपर भी स्ट्रेस आएगा कि जब एमएनसी कंपनी सैटरडे संडे को ऑफ देगी तो हमें भी करना पड़ेगा, वरना अच्छे जो एम्प्लॉयज है वो उनके पास जाएंगे काम करने, वो हमारी कंपनी में नहीं रहेंगे। आपको मालूम है एक कंपनी की कितनी भी टेक्नोलॉजी, लेकिन वहाँ पे जो एम्प्लॉयज है उसका बहुत बड़ा रोल रहता है कि टेक्नोलॉजी को कैसे ले रहे हैं, कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव है, जो गोल्स है, इतना प्रॉफिट अचीव करना है, ये चीज अचीव करनी है, तो वो वहाँ के जो एम्प्लॉयज हैं वही कर सकते हैं। तो यही इसमें बोला है कि सोशल जस्टिस को बढ़ावा मिलता है। क्यों? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन से पता लगता है कि एग्जैक्टली ग्लोबली ऑल ओवर द वर्ल्ड किस तरह से लोगों को ट्रीट किया जा रहा है। तो कई सारी जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहां की कंपनीज आके अगर इन्वेस्ट कर रही है तो वहां पे कंडीशंस देखेंगे कि बेटर कंडीशन है, स्ट्रेस कम है, सैटरडे संडे हॉलीडे, तो यानी एक तरह से वो सोशल जस्टिस देने का काम कर रही है उस कंट्री में। और विद एक्टिविटीज रिपोर्टिंग दैट इट हैज ड्रॉन अटेंशन टू ह्यूमन राइट इशू, और जो ह्यूमन के जो बेसिक राइट्स है वो इशू भी ये लेके आया है। और अगर हम देखा जाए अगर नहीं होता ग्लोबलाइजेशन तो उन इशू को तो बिल्कुल ही नोटिस नहीं किया जाता, वो इश्यूज ऐसे ही रह जाते। तो ग्लोबलाइजेशन का ये भी बेनिफिट है कि सोशल जस्टिस देखने को मिला है, ह्यूमन ह्यूमन के क्या क्या राइट्स है उसके बारे में बात करके। नेक्स्ट हेडिंग है ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट इन इंडिया। तो इंडिया में क्या इम्पैक्ट पड़ा? तो जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ती गई तो इससे क्या हुआ कि इंडियन इकोनॉमी में, इंडियन पॉलिसीज में काफी चेंजेस देखने को मिले। ठीक है, प्रोडक्शन, कंज्यूमर बिहेवियर, उसमें भी चेंजेस देखने को मिला ग्लोबलाइजेशन से। और हमारा जो कल्चर है उसमें भी इसका असर देखने को मिला, किसका? ग्लोबलाइजेशन का। तो इकोनॉमी में इसका असर देखने को मिला। इकोनॉमी में आपने देखा जीडीपी ग्रोथ बहुत बढ़ गई थी। 1991 से पहले जो जीडीपी का जो वैल्यू था, नंबर था, बहुत कम था, लेकिन जब ग्लोबलाइजेशन हो गया उसके बाद बड़ी बड़ी कंपनी ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया। ठीक है, और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सब चीज के लिए गवर्नमेंट ने परमिशन दी, तो जीडीपी का रेट को काफी ग्रो किया, यानी जो इकोनॉमिक पॉलिसी उसमें काफी ग्रोथ देखने को मिली। प्रोडक्शन भी बढ़ा, कंज्यूमर बिहेवियर भी चेंज हुआ, और जो कल्चर है उसमें भी चेंज देखने को मिला। और तो एंट्री एंड एक्सपेंशन वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मतलब बहुत सारा जो है अलग अलग कंट्रीज से, जो फॉरेन कंट्री से, वहां से इंडिया के अलग अलग एरियाज में इन्वेस्टमेंट देखने को मिला। तो इससे क्या हुआ, प्रपोर्शनली ग्रोथ देखने को मिली इंडिया की इकोनॉमी में। ठीक है, इवन फर्दर मतलब ये ग्रोथ और बढ़ती जा रही। तो अलग अलग सेक्टर में बाहर से जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया तो उससे जो इंडिया की जो इकोनॉमी है उसमें काफी डेवलपमेंट देखने को मिली। 1991 में रिफॉर्म्स किया गया था, और जो एवरेज ग्रोथ रेट था इंडियन इकोनॉमी का वाज मच हायर देन इन पीरियड। तो जब 1991 में ये रिफॉर्म किया गया, ग्लोबलाइजेशन की परमिशन दी गई, उसके बाद का जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू पीरियड डिकेस। तो पुराने आप 20-30 साल की बात कर लीजिए, उसके कंपेरिजन में जब 1991 का रिफॉर्म हुआ तो इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। एक्सपोर्ट को ग्रोथ इंजन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, एक्सपोर्ट को ग्रोथ इंजन माना जाता है। और कई सारी जो टेक्नोलॉजी जो इम्प्लीमेंट करती है तो उससे भी जो है लॉन्ग टर्म में प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है। तो एक्सपोर्ट की परमिशन थी, एक्सपोर्ट बढ़ा, तो एक्सपोर्ट आप सामान बना के बाहर बेच रहे हो तो फॉरेन रिजर्व भी आप अपनी कंट्री का बढ़ा रहे हो, तो इसको ग्रोथ इंजन माना जाता है एक्सपोर्ट को। कई सारी टेक्नोलॉजीज भी इंप्लीमेंट होती है। और क्या फैक्ट मिला ग्लोबलाइजेशन का कि जो पर कैपिटा इनकम है, मतलब एज इंडिविजुअल की कितनी इनकम है, कैसे कैलकुलेट करेंगे किसी एरिया की? टोटल इनकम डिवाइड बाय कितने लोग हैं, तो पर कैपिटा इनकम आता है। तो पर कैपिटा इनकम में इंक्रीज ग्रोथ देखने को मिली, ज्यादा इंप्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज मिली। और ग्लोबलाइजेशन में क्या है कि ओपन अप न्यू ऑप्शंस हुआ, तो जो एग्रीकल्चर जो चीजें आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें भी कई सारे ऑप्शंस ओपन हो गए ग्लोबलाइजेशन के बाद। और फार्म मैकेनिज्म को लेके या कमर्शियल फार्मिंग, इन सब को लेके भी काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिली। तो ये सारा इम्पैक्ट है जो कि इंडिया को पड़ा। तो इंडिया के लिए तो देखा जाए बिल्कुल पॉजिटिव इम्पैक्ट है, कल्चर में डिफरेंस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, कंज्यूमर बिहेवियर में, प्रोडक्शन में। 1991 के बाद से जब रिफॉर्म आया तो काफी जो ग्रोथ रेट है काफी हायर एज कम्पेयर टू पहले के कंपेरिजन में। पर कैपिटा इनकम बढ़ी, लोगों की जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है वो भी बढ़ी।
और कस्टमर को भी कई सारे ऑप्शंस मिले। नेक्स्ट आपका हेडिंग आता है फेयर ग्लोबलाइजेशन एंड द नीड फॉर पॉलिसी फ्रेमवर्क। फेयर ग्लोबलाइजेशन किसको बोलते हैं? ग्लोबलाइजेशन को हमने यहाँ पर देखा कि ग्लोबलाइजेशन से तो बहुत फायदे हुए, इकोनॉमी काफी डेवलपमेंट हुई, ठीक है। और फेयर ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब है? फेयर ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है, पर कैसे हो रही है? क्या हर सेक्टर का ध्यान रखा जा रहा है? जैसे कंट्री है, कोई कंपनी है, उसको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या वो अपने जो एम्प्लॉयज है उनकी भी जो बेसिक नेसेसिटी उनका भी वो ध्यान रख रहा है? क्योंकि जो एम्प्लॉयज काम करते हैं, कंपनी तो बहुत ग्रो कर रही है, मतलब इसको आप ऐसा समझिए कि अगर अमीर जो ऑलरेडी अमीर है वो ऑलरेडी और अमीर बनता जा रहा है, और जो गरीब है वो उसके स्टेटस में कोई फर्क नहीं है, तो उसको आप ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट नहीं बोल सकते। फिर ग्लोबलाइजेशन का मतलब, मान लीजिए स्कूल में टीचर ने क्या किया, 100 चॉकलेट एक क्लास के बच्चों को मिली, ठीक है, तो 100 चॉकलेट में से 5 चॉकलेट क्लास के 30 बच्चों में बांट दी गई, और बाकी की जो 95 चॉकलेट है उसको अलग रख दिया गया, ठीक है, एग्जाम्पल। तो क्या आप ये बोलोगे कि ये फेयर वे में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ? नहीं ना। सेम उसी तरह से ग्लोबलाइजेशन की अगर कंपनीज की कंडीशन अच्छी हो रही है, प्रॉफिट अच्छा अर्न कर रही है, तो उसको भी चाहिए कंपनी को कि जो एम्प्लॉयज है उनका सैलरी वो ठीक ठाक रखे, ठीक है। तो आपको सभी को, यानी इंक्लूसिव ग्रोथ होना ही है हमारा फेयर ग्लोबलाइजेशन। वो कैसे होगा? गवर्नमेंट ही वो करा सकती है, कि जब तक हमारी गवर्नमेंट नहीं अंडरस्टैंड करती, नहीं इस चीज को समझती कि फेयर ग्लोबलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, तब तक वो इम्प्लीमेंट भी नहीं हो सकता। तो जो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखे, और किसके साथ? जो ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब जो जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है उनके साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग हो, एंड अक्रॉस बॉर्डर टू प्रमोट सोशल कॉन्सेप्ट। अक्रॉस बॉर्डर मतलब बाहर भी जो है, बाहर जो कंपनीज जा रही है, तो उन सभी के लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि वो प्रमोट करे सोशल कॉन्सेप्ट इज अ की प्रोडक्ट। कि फेयर ग्लोबलाइजेशन के लिए क्या जरूरी है? सोशल कॉन्सेप्ट, मतलब सोशली सबकी ग्रोथ आपको लेके चलेगी। फेयर ग्लोबलाइजेशन का मतलब है अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, कोई अपॉर्चुनिटीज हो सभी के लिए। और इस बात को भी इंश्योर किया जाता है कि जो ग्लोबलाइजेशन के जो फायदे हुए, जो एडवांटेजेस हुई ग्लोबलाइजेशन से, आर शेयर्ड इक्वली, वो जो फायदे हैं सभी को बराबर डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो वही है फेयर। जैसे कहते हैं ये तो फेयर नहीं है, मतलब तुमने गलत किया है, तो सही चीज क्या है? सही चीज मतलब इक्वली सभी को बराबर राइट दिए जाए। गवर्नमेंट भी जो है इस चीज को ध्यान रखती है। गवर्नमेंट को ये चीज मस्ट है, क्या है, कि सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ ऑल सिटीजन, कि हर सिटीजन की जो सेफ गार्ड है, मतलब जो उनके राइट्स है उनका ध्यान रखे। जैसे सरकार ने कई सारे लॉज बनाए हैं, जैसे मिनिमम वेज लॉ और भी कई तरह के लॉ है, तो वो यही है कि ग्लोबलाइजेशन के तहत सभी को इक्वल राइट्स दिए जाए, और टाइम टू टाइम वो अमेंड भी होता रहता है, इंक्लूडिंग वर्कर्स। तो गवर्नमेंट का ध्यान है कि हर सिटीजन का ध्यान रखे। गवर्नमेंट का जो है मेजर क्या होना चाहिए कि हर सिटीजन का ध्यान रखे, इंक्लूडिंग वर्कर्स। देयर राइट मस्ट बी इफेक्टिवली प्रोटेक्टेड एंड दे मस्ट बी गिवन देयर इंटरनल। तो जो सिटीजन है, जो वर्कर्स है, उनके राइट्स प्रॉपर प्रोटेक्ट होने चाहिए। राइट्स मतलब टाइमिंग, कि आपको इतने से इतने बजे तक काम करना है। ऐसा नहीं कि आपको 15 घंटे, 18 घंटे या 12 घंटे ऐसे काम करना है, नहीं, जो टाइम है 9 से 5। तो देखा होगा कि कंपनीज को लॉस मानने पड़ते हैं, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने पॉलिसी रूल्स बना रखे हैं, तभी उनका लाइसेंस उनको दिया। तो गवर्नमेंट नहीं करती तो कोई उनकी नहीं सुनता, ठीक है, ये राइट्स कभी लागू नहीं होते। तो गवर्नमेंट का इसमें बहुत बड़ा रोल है, उनके जो राइट्स है वो उनको प्रोटेक्ट किया जाए, और उनको भी उनके जो है इंटाइटलमेंट, मतलब जितना उनको सैलरी ये सब मिलना चाहिए वो उनको दिया जाना चाहिए। लोकल लेवल पे, नेशनल, रीजन और ग्लोबल लेवल पे जो फेयर इकोनॉमी को सपोर्ट किया जाना चाहिए, और बाय इंटरडिपेंडेंसी, मतलब म्यूचुअली हो एक दूसरे के, और वही जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पिलर का काम करेगा। इकोनॉमिक के साथ साथ सोशल डेवलपमेंट, मतलब सभी का जो है सोशल डेवलपमेंट भी होगा, और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो ये सभी चीजें तभी हो पाएंगी जब लोकल लेवल पे, नेशनल, रीजन और ग्लोबल लेवल पे फेयर जो है ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट किया जाएगा। ये फेयर होना चाहिए, मतलब इसमें कुछ अनफेयर चीजें नहीं होनी चाहिए जो आपको लगे गलत है। इंक्लूसिव मतलब सभी को लेके हमें चलना है। एंड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज एंड टेंजिबल बेनिफिट्स टू ऑल कंट्रीज एंड पीपल। तो जो भी अपॉर्चुनिटीज या बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो सभी को दिया जाए। इसके लिए क्या चाहिए होगा? साउंड इंस्टीट्यूशंस आर रिक्वायर्ड टू प्रमोट अपॉर्चुनिटी एंड एंटरप्राइज इन अ मार्केट। तो मार्केट इकोनॉमी में जो साउंड इंस्टीट्यूशंस है उनको चाहिए कि वो सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दिए दे। मार्केट इकोनॉमी वही हो गया जहाँ पर डिमांड और सप्लाई फैक्टर से चीजों के प्राइस डिसाइड होते हैं, गवर्नमेंट नहीं प्राइसेस डिसाइड करती, तो उसमें सभी को बराबर जो है अपॉर्चुनिटीज दी जानी चाहिए। और हर नेशंस को जो है अपॉर्चुनिटीज, मतलब वही हो गया फेयर को, सेम चीज को बार बार अलग अलग तरह से लिखा है। तो फेयर ग्लोबलाइजेशन आप 1 नंबर का भी याद रखेंगे तो बहुत है, एग्जाम में 1 नंबर से ज्यादा नहीं पूछा जाएगा ये टॉपिक। तो फेयर ग्लोबलाइजेशन मतलब सभी को इक्वली राइट दिए जाए, और जो ग्लोबलाइजेशन का जो बेनिफिट है वो सभी को इक्वली शेयर किया जाए। तो वही है, और इसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि गवर्नमेंट जिस तरह की पॉलिसी बनाएगी जो हर सिटीजन के राइट को, इंटरेस्ट को सेव करे, इंक्लूडिंग वर्कर्स। और वही चीज दोबारा से लेगी कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाए, सभी और एड्रेसिंग द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द ऑल पीपल। तो सभी की क्या रिक्वायरमेंट है, जरूरत है, उसको समझे, और इक्विटेबल ग्लोबलाइजेशन लेके जाए, मतलब सबको इक्वली इक्वली माना जाए, इक्वली ट्रीट किया जाए। तो ये हो गया हमारा फेयर ग्लोबलाइजेशन एंड नीड फॉर पॉलिसी फ्रेमवर्क।
नेक्स्ट आपका हेडिंग है ग्लोबलाइजेशन इन रिवर्स गियर, यानी थ्रेटन या रिमर्जेंस ऑफ प्रोटेक्टिव। अब ये रिवर्स गियर ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? एक होता है, एक टर्म है यहाँ पे आपको प्रोटेक्टिज्म। इसका मतलब क्या है? प्रोटेक्टिनिज्म का मतलब हो गया कि सेव करना। ठीक है, कैसे सेव करना? मान लीजिए जैसे मैंने बोला ग्लोबलाइजेशन से क्या है कि बड़ी बड़ी कंपनीज, एमएनसीज कंपनीज आके इंडिया में अपनी ब्रांचेस ओपन कर रही है। ठीक है, तो उनके पास नई नई अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी है। तो बड़ी बड़ी नई नई टेक्नोलॉजी से क्या कर रही है, वो प्रोडक्शन बहुत ज्यादा कर रही है और सस्ते रेट पे प्रोड्यूस कर रही है। तो मार्केट में भी वो प्रोडक्ट सस्ते रेट पे बेच रही है। जैसे एग्जांपल आप ले लीजिए कोई मोबाइल फोन। ठीक है, तो बड़ी बड़ी कंपनी सेटअप है, एमएनसीज, जो मोबाइल फोन की फैक्ट्रीज इंडिया में ओपन की है, कई सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। और वो मोबाइल फोन बहुत सस्ते में, मतलब 10,000 ऐसे मान लीजिए, इतने सस्ते रेट में बहुत अच्छा आपको स्मार्टफोन ऐसे दे रही है। तो अब जो इंडिया में ऑलरेडी मोबाइल फोन की जो कंपनीज है, जिनके पास इतनी हाई टेक्नोलॉजी नहीं है, जो छोटी कंपनीज है, वो लोग क्या करें? अगर इसी तरह से चलता रहा कि वो 10,000 वाली, और अब वो जो बाहर के एमएनसीज कंपनी जिनके पास नई नई टेक्नोलॉजी है, तो बेस्ट फीचर 10,000 में दे रहे हो, इंडिया की कंपनी अपनी टेक्नोलॉजी जितनी उनके पास है उसके बेसिस पे उसी फोन को 15,000 में दे रही है। तो एक पर्सन जो मार्केट में जाएगा, उसके पास दो ऑप्शन है, एक वो एमएनसी वाली कंपनी का फोन, एक इंडियन कंपनी का फोन। और वो देखेगा कि जो इंडियन कंपनी के जो फीचर्स हैं, ठीक है, इंडियन कंपनी के जो जो मोबाइल फीचर्स है, वो अगर कंपेयर करेगा तो बोलेगा कि हाँ, इंडियन कंपनी का 15,000 का मोबाइल इज इक्वल टू वो जो एमएनसी कंपनी उसका 10,000 का मोबाइल। तो क्या करेगा? वो एमएनसी कंपनीज के मोबाइल को परचेज करेगा। क्यों? क्योंकि एज ए कंज्यूमर आप ये तो नहीं सोचोगे ना कि हाँ, ये इंडिया की कंपनी है तो मैं 5,000 एक्स्ट्रा पे करूंगा। क्या आप ऐसा सोचते हैं? 5,000 बहुत दूर की बात है, अगर 200-500 रुपए भी एक्स्ट्रा होता है तो आप डेफिनेटली उसके साथ जाता है जहाँ पे आपको ठीक रेट मिलता है। ऐसा ही हुआ था जैसे इंडिया का जो माइक्रोमैक्स का जो मोबाइल था, स्क्रीन टच करके आया था, उसके फीचर्स और फिर बाद में जो रेडमी के मोबाइल आने लगे थे, तो आपने देखा कि रेडमी माइक्रोमैक्स का 10,000 का मोबाइल का जो फीचर्स था, रेडमी के 6,000 के मोबाइल के फीचर के बराबर है। तो उन लोगों ने क्या किया, क्या लोगों ने ये सोचा कि जो माइक्रोमैक्स के 10,000 के मोबाइल हम 4,000 एक्स्ट्रा देके खरीदेंगे क्योंकि वो हमारी कंपनी, हमारी कंट्री की कंपनी है? ऐसा किसी ने नहीं सोचा। सबने रेडमी के 6,000 वाले मोबाइल लिए। तो उससे क्या हुआ, रेडमी कंपनी बहुत इंप्रूव हुई। तो उस तरह से वो जो कंपनी है उसकी बहुत ग्रोथ हुई। अब इसमें उस वो जो माइक्रोमैक्स कंपनी, जो इंडियन कंपनी, ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है, ऐसे हजारों कंपनीज है जो बाहर की कंपनीज अपनी टेक्नोलॉजी लाती है और वो बहुत सस्ते रेट पे अवेलेबल होती है एज कम्पेयर टू इंडियन कंपनी के प्रोडक्ट की बात करें तो उनके प्रोडक्ट बहुत चीप है, सस्ते हैं। तो लोग यही देखते हैं कि अच्छी क्वालिटी और सस्ते रेट पे मिल जाए, तो डेफिनेटली हर कोई उसके साथ जाएगा। ठीक है, तो इससे बचने का क्या तरीका है? सरकार कैसे उन कंपनीज को बचाएगी? अगर ऐसे चलता रहा तो माइक्रोमैक्स से और से भी कई सारी कंपनीज जो इंडियन कंपनीज है, जिसका प्रोडक्ट कोई खरीदने को तैयार नहीं है, तो क्या उनको प्रॉफिट होगा? वो तो बंद हो जाएगी। ऐसे करते करते सारी जो इंडियन कंपनी वो बंद हो जाएगी, यही तो होगा। तो उसको बचाना भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि हमने ग्लोबलाइजेशन कर दिया है। हमने देखा था कि हाँ, इससे लोकल लोगों को फायदा होता है क्योंकि कंपटीशन क्रिएट हो रहा है। लोकल लोगों को कैसे, हमें कैसे फायदा हुआ कि जो मोबाइल देने के लिए हमें 10,000 खर्च करने पड़े, अब 6,000 में हमें वो मोबाइल मिल गया ग्लोबलाइजेशन की वजह से। ठीक है, हमें फायदा हुआ। लेकिन कंट्री के बारे में भी गवर्नमेंट को सोचना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ फॉरेन कंपनीज ही होगी, तो आपको गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट है उसको चाहिए कि वो इंडियन कंपनी को बचाए। तो इसीलिए ये टर्म आती है प्रोटेक्टिनिज्म। इसमें क्या करती है कि सरकार कुछ उनको इंसेंटिव देके उन कंपनीज को प्रोटेक्ट करती है। और जो बाहर से जैसे मोबाइल फोन की कंपनीज है, उन पे क्या करती है, हाई इंटरेस्ट रेट, टैरिफ, ये सब उन पे लगाती है। वो सब देखेंगे ये सब क्या होता है। तो इसका ये प्रोटेक्टिविज्म का आपको कंसेप्ट समझ है कि होता क्या है? ग्लोबलाइजेशन मतलब इन रिवर्स गियर, तो मतलब रिवर्स गियर समझ रहे हो ना, बैक स्टेप, बैक फुट। तो पर्पस क्या है कि अगर नहीं किया जाए प्रोटेक्टिविज्म, अगर गवर्नमेंट ने उनको स्पेशल ध्यान नहीं दिया इंडियन कंपनीज को, तो वो बंद हो सकती है। तो इसलिए प्रोटेक्टिविज्म भी जरूरी है। इकोनॉमिक और जो जियो पोलिटिकल क्राइसिस है, तो ग्लोबलाइजेशन जो है WTA यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से वो काम करता है। और लेकिन WTO ने भी बोला हुआ है कि बैंकों को, सॉरी, गवर्नमेंट को इस चीज की परमिशन दी है कि वो अपनी कंट्री के खुद के जो ट्रेड है उसको प्रोटेक्ट कर सके। मेजर्स टू प्रिजर्व नेशनल इंटरेस्ट विद इन, एक लिमिट है, मतलब उस लिमिट तक चाहे तो वो अपनी खुद की कंट्रीज की जो कंपनीज है, उनके जो ट्रेड है उनको प्रोटेक्ट कर सकती है। ये WTO ने भी बोला है। और इसमें क्या बोला था, प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी एंड इंटीग्रेशन अमंग पर्टिकुलर यूनिट थ्रोट। तो इसमें क्या होगा कि कुछ इंडस्ट्रीज होंगी बाहर से, उस तरह की इंडस्ट्रीज को यहाँ पे परमिशन नहीं दी जाएगी। ठीक है, और जो है डीग्लोबलाइजेशन इस टर्म को बोला गया। तो डीग्लोबलाइजेशन का मतलब हम बाहर नहीं देखेंगे, बाहर से कुछ नहीं मंगाएंगे, इन चीजों को, इन इंडस्ट्रीज की जो चीजें वो हमारी कंट्री में प्रोड्यूस होगी। और तो इसमें क्या होगा कि जो ट्रेड है और जो इन्वेस्टमेंट है उस कंट्री में, वो उस एरिया में कम हो जाएगा। इसमें गवर्नमेंट कैसे करती है, वो गवर्नमेंट ऐसे लॉज लेके आते हैं, ऐसे कानून लेके आती है दैट रिस्ट्रिक्ट और प्रोहिबिट इंटरनेशनल ट्रेड। तो प्रोटेक्टिविज्म के क्या तरीके की गवर्नमेंट क्या करती है, रिस्ट्रिक्शंस ले आई किसी प्रोडक्ट को लेके, और कुछ प्रोहिबिशन गवर्नमेंट ने लगा दी है। तो ऐसा क्यों करती है? ऐसा इसलिए करती है कि जो होम प्रोड्यूसर्स हैं, मतलब हमारी कंट्री के जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो वर्कर्स हैं,
वो फॉरेन कॉम्पिटिशन से उनको बचाया जा सके। तो इसलिए गवर्नमेंट उन पे जो बाहर की कंपनीज है उनको रिस्ट्रिक्शन लाएगी, इस तरह के लॉज लाएगी कि हाँ इस कंपनी को परमिशन नहीं आने का। तो ये है प्रोटेक्शनिज्म तीन तरह से हो सकता है, एक है टैरिफ, दूसरा है इम्पोर्ट कोटास और तीसरा नॉन टैरिफ। टैरिफ में क्या होगा कि डायरेक्ट आपको जो गवर्नमेंट है जैसे कस्टम ड्यूटी वो डायरेक्टली आपको लगाएगी, ठीक है, तो हो गया टैरिफ। तो टैरिफ क्या हो गया, जैसे कस्टम ड्यूटी टैक्स आपने देखा होगा कि जैसे कुछ भी चीज जब इंपोर्ट करती है तो जिस कंट्री में वो चीज इंपोर्ट होती है तो वहां की कंट्री की गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगाती है, उसको बोला जाता है टैरिफ। जैसे आपने कोई कंट्री कोई चीज मान लीजिए बाहर आप घूमने गए और आपने वहां से कोई चीज खरीद ली, ठीक है, आप इंपोर्ट करके लेके आ रहे हैं इंडिया में, तो एयरपोर्ट में आपको जो कस्टम अथॉरिटीज वाले होंगे वो आपसे टैरिफ जो है कस्टम ड्यूटी वसूलेंगे, तो वो आपका टैरिफ होता है। यानी जब कोई चीज हमारी कंट्री में एंटर करती है, ठीक है, एंटर करते करते एक पर्ची आपकी कट जाती है, वही आपकी टैरिफ है, यानी कि आपको टैक्स पे करना है, उसको बोला जाता है टैरिफ। तो जब भी कोई कंट्री कोई भी सामान गुड्स सर्विसेज अगर इंपोर्ट होती है तो गवर्नमेंट की तरफ जो टैक्स लगाया जाता है उसको बोला जाता है टैरिफ। तो गवर्नमेंट क्यों टैक्स लगा रही है, इसलिए लगा रही है कि वैसे देखा जाए इसके दो फायदे, एक तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी हो जाता है, उनकी कमाई भी हो जाती है, और दूसरा जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है, अब टैरिफ लगेगी तो कंपनी जो सामान इंपोर्ट कर रही है मान लीजिए, वो टैरिफ लगेगी तो कहाँ से वसूलेगी, वो कंज्यूमर से वसूलेगी उस टैरिफ को, तो वो प्राइस थोड़ा बढ़ा देगी। तो इससे क्या है, जो इंडिया का जो प्राइस है और उनका जो प्राइस है वो कॉम्पिटेटिव रहता है। तो टैरिफ की फॉर्म में ले सकती है। दूसरा इम्पोर्ट कोटास और नॉन टैरिफ। नॉन टैरिफ क्या होता है, ये भी एक टाइप का टैरिफ है पर डायरेक्टली नहीं है। तो इसमें क्या करता है, रिस्ट्रिक्शन लगा देती है गवर्नमेंट की सैंक्शन नहीं देना, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर रिस्ट्रिक्शंस, या अपने लॉज में इस तरीके का चेंज करना कि बाहर की कंपनीज को दिक्कतें आए। तो नॉन टैरिफ बैरियर हो गया, मतलब टैरिफ में तो डायरेक्ट हो गया, मतलब डायरेक्टली आप किसको परेशान करें। नॉन टैरिफ में मतलब इनडायरेक्टली, जैसे कोल्ड वॉर होता है ना, इनडायरेक्टली जहाँ पे एक दूसरे पे चीजें बोली जाती है, उस तरीके का ही हो गया ये नॉन टैरिफ, मतलब डायरेक्टली नहीं है। कस्टमर तो सरकार खुद बोल रही है 40%, 30%, 20% पे कीजिए, तो डायरेक्ट हो गया। नॉन टैरिफ में डायरेक्ट नहीं, वो भी आपको रोकने की कोशिश है, आपकी ग्रोथ को मतलब उतनी ग्रोथ ना हो पाए उसकी कोशिश है, बट थोड़े से अलग तरह से, मतलब इनडायरेक्ट वे में। कैसे हो सकता है, गवर्नमेंट ने कोई सैंक्शंस पे कोई रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया, ठीक है, आपको कोई जो लाइसेंस है उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन बढ़ा दी कि आपको ये भी डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, वो भी, तो अननेसेसरी आपका टाइम उसमें लगेगा, ठीक है, तो नॉन टैरिफ मतलब इनडायरेक्ट। ऐसे एक होता है इम्पोर्ट कोटास। कोटास भी एक टाइप का नॉन टैरिफ बैरियर ही होता है, ये भी एक टाइप का नॉन टैरिफ ही है। इसमें सरकार जो चीजें इंपोर्ट हो रही है ना उसमें रिस्ट्रिक्ट लगाती है। जैसे मान लीजिए सरकार ने बोला कि कोई कार जिसकी कीमत 10 करोड़ से ज्यादा है, तो इस तरह की कार एक साल में सिर्फ 50 कार है या एक साल में सिर्फ 1000 कार है, तो एक लिमिट लगा देगी। तो इम्पोर्ट कोटा में क्या है कि सरकार इसमें इनडायरेक्ट वे में रिस्ट्रिक्शंस लगा रही है चीजों को इम्पोर्ट होने में, ठीक है, वो हो गया इम्पोर्ट कोटा। तो टैरिफ आप समझ गए, टैरिफ में क्या डायरेक्ट आपको कस्टम ड्यूटी ये सब पे करना पड़ेगा। इम्पोर्ट कोटास में क्या है कि सरकार रिस्ट्रिक्शन लगा रही है, कोई जैसे कार है जो काफी हाई प्राइस है तो उसको बोला कि सिर्फ साल में 200 कारें या साल में सिर्फ 500 कारें ही आप इंपोर्ट कर सकते हो, तो वो भी क्या टाइप का रिस्ट्रिक्शन है, तो वो हो गया इंपोर्ट कोटा। और नॉन टैरिफ मतलब इनडायरेक्ट वे में गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन लगाएगी, जैसे कि आपके सैंक्शंस करना है, कंपनी के जो लाइसेंस देने हैं उसकी पॉलिसीज को थोड़ा मुश्किल कर देगी, डिफिकल्ट कर देगी, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रूल्स इस तरह से कर देगी जो कि बाकी कंपनीज को, बाहर की कंट्रीज को ज्यादा फेवरेबल नहीं लगेंगे उनके फेवर में। तो वो हो गया नॉन टैरिफ बैरियर। तो इस तरीके से सरकार क्या करती है, अपनी इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करती है, अपनी होम होम इंडस्ट्रीज को, अपनी कंट्री की। तो इससे क्या होगा कि ट्रेड डिक्लाइन होगा, बाहर के लोग ज्यादा इंटरेस्ट नहीं शो करेंगे तो ट्रेड कम होगा, ट्रेड कम होगा तो चीजों के प्राइस बढ़ेंगे, क्योंकि कंपटीशन कम होगा तो प्राइस बढ़ेंगे। और इसके साथ साथ प्राइस बढ़ जाते हैं, और इसके साथ साथ गवर्नमेंट क्या करती है, जो प्रोटेक्टेड इंडस्ट्री उनको सब्सिडी देती है। आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट कुछ इंडस्ट्रीज को सब्सिडी देने का काम करती है, तो वो प्रोटेक्टेड के तहत ही होता है। कुछ इंडस्ट्रीज इन जॉब्स में सेव होगी, जो इंडियन कंपनी में काम कर रहे हैं उनकी जॉब तो सेव हो जाएगी, लेकिन बाकी इंडस्ट्रीज जो एमएनसीज कंपनी यहाँ सेटअप होती या फिर ऑलरेडी कोई कंपनी सेटअप है जो इस तरीके के टैरिफ से परेशान है, तो वो कंपनी बंद करके अपना चली जाएगी। तो कईयों की जॉब भी चली जाती है बाकी इंडस्ट्रीज को, तो कुछ इंडस्ट्रीज की जॉब सेव होती है और कुछ की चली जाती है। और अभी देखा होगा आपने कि ग्लोबलाइजेशन के फायदे तो हैं, बट अभी कुछ ऐसा शिफ्ट हो रहा है जिसकी वजह से कुछ अनप्रेसिडेंटेड इवेंट्स देखने को मिल रहे हैं। क्या इवेंट्स है, जैसे ब्रेक्सिट। ब्रेक्सिट में क्या होता है कि जो ब्रिटेन था वो एग्जिट हो गया था यूरोपियन यूनियन से, ठीक है, यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन एग्जिट हुआ था, तो वो ब्रेक्सिट बोला जाता है। तो उसने क्या किया, पहले यूरोपियन यूनियन का ही पार्ट हुआ करता था ब्रिटेन, सो 27 कंट्री सब बच गई है। तो पहले ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन का पार्ट था, अब अलग हो गया, तो यानी वो जो ग्लोबलाइजेशन था उसने उसको ब्रिटेन ने अपना मना किया, तो एक इवेंट ये हो गया। दूसरा, विड्रॉल ऑफ यूएस फ्रॉम ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। तो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप यूएस जो है वो अपना अलग हो गया, उसने खुद को नाम ले लिया है वापस। क्यों ऐसा किया था, ये हमारे जनवरी 2017 में जब डोनाल्ड ट्रंप की जो सरकार बनी थी जनवरी 2017, तो
तब उन्होंने ये जो था यूएस को विड्रॉ किया था ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। तो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में क्या था कि कुछ कंट्रीज, एशिया पैसिफिक की कंट्रीज, मैक्सिको, इन सब का यूएस के साथ पार्टनरशिप था कि जो यूएस के जो गुड्स है, उस तरीके के जो 18,000 टाइप के जो प्रोडक्ट है, उसमें जो टैक्स है वो नहीं लगाएंगे, उनको छूट दी जाएगी। सो मेड इन अमेरिका जो प्रोडक्ट है उस पर टैक्स नहीं लगाएंगे, 18,000 टाइप के प्रोडक्ट्स पे छूट दी जाएगी। तो उससे क्या हो रहा था कि जो यूएस के प्रोडक्ट है वो इस तरह की कंपनी में काफी ग्रो हो रहे थे, मतलब इस तरह की कंट्रीज में, उस तरह की जो, सॉरी, यूएस के जो प्रोडक्ट है इस तरह की जो कंट्रीज है, जैसे मैक्सिको हो गया, कनाडा हो गया, ऐसे पैसिफिक जो कंट्रीज है उनको बेनिफिट होता है। तो जो डोनाल्ड ट्रम्प था उन्होंने यूएस का नाम इसमें वापस ले लिया, तो एक तरह से उन्होंने डीग्लोबलाइजेशन किया, या आप बोल लीजिए रिवर्स किया। ऐसे यूएस चाइना ट्रेड डिस्प्यूट, तो यूएस और चाइना का ट्रेड डिस्प्यूट चलता रहता है। रीजन क्या है? वही प्रोडक्ट को लेके कि चाइना अपनी जो कंट्रीज हैं उनको काफी सब्सिडी देता है और फिर वो बाहर जाके बहुत सस्ते प्रोडक्ट बेचती है, तो उसकी वजह से जो यूएस की जो खुद की कंपनीज है उनको खतरा है। क्यों? क्योंकि यूएस की जो जनता है, मतलब कहीं की भी जनता हो, वो सस्ते प्रोडक्ट लेगी अच्छी क्वालिटी के। तो यूएस की सरकार को यही दिक्कत है कि चाइना अपनी कंपनीज को इतना ज्यादा सपोर्ट करती है, उनको इतना ज्यादा सब्सिडी देती है, जिसकी वजह से वो बाहर जाके इंटरनेशनल मार्केट में वहाँ की जो कंपनीज है उनको इम्पैक्ट करते हैं। तो वही यूएस चाइना ट्रेड डिस्प्यूट भी चल रहा है। फिर कोविड का जो केस आया, कोविड पेंडेमिक में तो सभी की कंडीशंस कंपनीज की आपने देखी कितनी ज्यादा खराब हुई है। वैसे रशिया यूक्रेन का जो कन्फ्लिक्ट है, रशिया यूक्रेन का कन्फ्लिक्ट में क्या था, ये शुरुआत कब हुई थी? रशिया यूक्रेन का कन्फ्लिक्ट 2021 में इसकी शुरुआत हुई थी, जब जो यूक्रेन है उसने डिसाइड किया था कि जो नाटो मिलिट्री है उनके साथ जो है नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें कई कंट्रीज हैं, तो यूक्रेन उसका पार्ट बनने जा रहा था। तो रशिया को प्रॉब्लम थी, क्यों? क्योंकि ये जो नाटो के जो रूल्स थे उसमें ये था कि जो भी इसका मेंबर होगा, अगर एक मेंबर को उसके पड़ोसी देश से कोई प्रॉब्लम है तो सभी मेंबर्स के लिए, सभी मेंबर्स मिलके उस पड़ोसी देश या किसी से अगर उनके किसी मेंबर को प्रॉब्लम होगी तो सभी लोग मिलके उनके खिलाफ जाएंगे। तो इसीलिए जो है रशिया इस बात के खिलाफ हो गया था यूक्रेन को, उसने बोला था कि नहीं, नाटो का तुम्हें पार्ट नहीं बनना है, क्योंकि ये रशिया की जो मिलिट्री है उनको इम्पैक्ट कर रहा था, रशिया की अपनी जो सिक्योरिटी है उसको इम्पैक्ट कर रहा था। ठीक है। तो रशिया को लग रहा था कि नाटो जो मेंबर्स है, जो कंट्रीज है, उसमें कुछ कंट्रीज ऐसी है जो रशिया के खिलाफ है, जो कंट्रीज रशिया को पसंद नहीं करती। तो रशिया को लगा था कि इनडायरेक्टली मुझे टारगेट किया जा रहा है यूक्रेन की मदद से, इस तरह से उसने सोचा, और उसकी वजह से रशिया और यूक्रेन के बीच में जो कन्फ्लिक्ट है वो अभी तक कंटिन्यू है। ये सारे जो इश्यूज है बताते हैं कि किस तरह से जो ग्लोबलाइजेशन है वो रिवर्स गियर स्टेज में जा रहा है। कोविड का केस, यूएस चाइना का, फिर यूएस एग्जिट हो गया यानी विड्रॉल हो गया, ट्रांस पैसिफिक का, ब्रेक्सिट, और ये सारे। और इसमें जो वर्ल्ड ट्रेड है वो भी ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहा, जो सेटलमेंट है डिस्प्यूट वो नहीं कर पा रहा, तो ज्यादा रोल नहीं है वर्ल्ड ट्रेड का इसमें। और एक टर्म है, देर इज एक टर्म है पॉपुलिज्म, वो प्रिंसिपल काफी जोरों शोरों में। तो पॉपुलिज्म का प्रिंसिपल क्या है कि इट वुड बी बेटर ऑफ परसिंग इनवर्ड रेदर देन आउटवर्ड लुकिंग पॉलिसीज, मतलब बाहर डिपेंडेंसी से अच्छा है कि खुद। तो ये जो पॉपुलिज्म का टर्म है इसका मतलब ये है कि अपनी कंट्री को डेवलप करो इंस्टेड ऑफ टेकिंग हेल्प फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से। आउटवर्ड और इनवर्ड दो टर्म यूज किए। तो इनवर्ड जो है, इनवर्ड मतलब अपनी कंट्री को इंप्रूव करना, यही की कंपनीज को इंप्रूव करना, बाहर की कंपनीज को परमिशन नहीं मिलेगी। आउटवर्ड लुकिंग प्रोसेस क्या है कि बाहर हमें देखना, अगर तुम्हें टेक्नोलॉजी चाहिए तो बाहर देखेंगे। तो अभी जो है पॉपुलिज्म प्रिंसिपल काम कर रहा है, इसका मतलब ये प्रिंसिपल कहता है कि इनवर्ड जो है, इनवर्ड लुकिंग पॉलिसीज इज बेटर देन आउटवर्ड लुकिंग पॉलिसीज। ठीक है। इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी मतलब खुद की कंट्री को इंप्रूव करो, वो ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू बाहर से हेल्प लेना, ऐसा बोला जा रहा है इकोनॉमी और फॉरेन पॉलिसी दोनों में। तो ये पॉपुलिज्म टर्म जो है, प्रिंसिपल जो है, बढ़ोतरी इसकी हो रही है। माइकल ने एक अपनी बुक में लिखा है, व्हाट इज नेक्स्ट आफ्टर ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के बाद क्या होगा, ग्लोबलाइजेशन इज ऑलरेडी बिहाइंड अस, तो ग्लोबलाइजेशन तो ऐसे ही, इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा। और जो इनवर्ड लुकिंग जो सोवियत पॉलिसी, जो गवर्नमेंट की जो इनवर्ड लुकिंग पॉलिसीज बन रही है, इनवर्ड लुकिंग मतलब गवर्नमेंट सिर्फ अपनी कंपनीज को, अपनी कंट्रीज को देख रही है, अपनी कंट्री की कंपनीज को देख रही है इंस्टेड ऑफ बाहर। और वो प्रोटेजाइज कर रही है डोमेस्टिक प्रोडक्शन, मतलब हमारी कंट्री की जो कंपनी है वो डोमेस्टिकली ज्यादा प्रोड्यूस करे और उनका स्केल ऑफ ऑपरेशंस इंप्रूव हो, तो इस तरह के वो ऑफर्स भी दे रही है गवर्नमेंट, और उनका इन्वेस्टमेंट जो है डोमेस्टिक इंप्रूव हो। और इसके साथ साथ जो है प्रोटेक्टिव पॉलिसी, प्रोटेक्टिव पॉलिसी मैंने बोला ना कि गवर्नमेंट जो है अपनी जो लोकल इंडस्ट्रीज, अपनी कंपनी की, अपनी कंट्री की जो कंपनीज है उनको सेव करती है। किस तरह से? बाहर की कंट्रीज पे कोई लॉ लगा लिया, अपनी जो कंपनीज है, कंट्रीज की कंपनी, उनको सब्सिडी दे दी। तो इस तरह से जो है गवर्नमेंट भी अपनी जो है प्रोटेक्टिव की पॉलिसी अपनाती है to protect the countries from unfair trade competitors from cheaper supplies clearly demonstrate the effect of strategy। तो वही है कि बाहर के जो प्रोडक्ट है बहुत ज्यादा सस्ते होंगे, जो ग्लोबली कॉम्पिटिटिव, इससे अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करके उनको सेव करेंगे। ठीक है। इसके साथ आपका लेटर समाप्त आ गया। तो उसमें दो ही चीज काम किया, रिवर्स गियर समझ रहे हैं, मतलब ग्लोबलाइजेशन को लोग ज्यादा नहीं, इनवर्ड वाले जो है इनवर्ड पॉलिसी को बेटर बता रहे हैं आउटवर्ड लुकिंग पॉलिसी से।
दूसरा, प्रोटेक्शनिज्म में गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी इंडस्ट्रीज को सेव करती है, 3 तरह से करती है हमने देखा, टैरिफ, कोटास और नॉन टैरिफ, इन तीनों का मैंने आपको डिफरेंस भी बताया। फेयर ग्लोबलेशन मतलब सभी को ग्रोथ हो, सभी की हो, इक्वली सबको फेयर ट्रीट किया जाए, सभी को उसका बेनिफिट मिले, वही होता है इसका। और इंडिया को ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट देखने को मिला, वो कल्चर चेंज, कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोडक्शन, इकोनॉमिक पॉलिसी में चेंज, और जो 1991 से पहले जो ग्रोथ रेट था वो काफी कम था एज कम्पेयर टू इसके बाद, तो कई ज्यादा बेनिफिट देखने को मिले। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि वर्ल्ड की इंटरकनेक्टिविटी को, इकोनॉमी को लेके, कल्चर को लेके, और गुड्स और सर्विसेज, ह्यूमन बींग सभी यहाँ से वहाँ आसानी से मूव किए जा सकते। इसके साथ ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे फिर से वही देखा है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब वही है कि इंटरकनेक्टिविटी आ जाए इकोनॉमी के बीच में, कल्चर के बीच में। और तो ग्लोबलाइजेशन अगर प्रोपोनेंट होगा, यानी अगर ये मूव करेगा, बढ़ेगा आगे, तो उससे क्या होगा कि जो डेवलपिंग कंट्री है वो डेवलप के बराबर हो जाएगी, उनकी मैन्युफैक्चर, इकोनॉमिक ग्रोथ भी काफी बढ़ जाएगी, और जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी बढ़ेगा। जो ग्लोबलाइजेशन का क्या बेनिफिट देखने को मिला कि जो पॉलिसीज है, प्रोडक्शन और कंज्यूमर बिहेवियर में चेंज देखने को मिला, पर कैपिटल इनकम बढ़ गई, इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, ज्यादा ऑप्शंस है कस्टमर्स के पास भी, तो ये सारे बेनिफिट्स है ग्लोबलाइजेशन के। और फेयर ग्लोबलाइजेशन क्या कहा है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और सभी को इक्वल राइट दिए जाने चाहिए, नेशनल लेवल पे और ग्लोबल लेवल पे फिर इकोनॉमी को सपोर्ट किया जाना चाहिए। फिर ग्लोबलाइजेशन मतलब सभी को इक्वली ट्रीट किया जाए, इस चीज को। डीग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि बाहर से डिपेंडेंसी को कम किया जाए, वही हो गया डीग्लोबलाइजेशन। और प्रोटेक्टिज्म मतलब अगर अपनी गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करेगी अपनी इंडस्ट्रीज को, तो इससे जो ट्रेड है, मतलब बाहर की कंपनी ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करेगी, तो ट्रेड क्या होगा, कम होगा, और सब्सिडी जो है गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करेगी। और कौन कौन से इवेंट्स है जो देखने को मिले, ब्रेक्जिट इसका बताया मैंने आपको, यूएस ट्रांस पैसिफिक से विड्रॉल कर लिया खुद का नाम, ऐसे यूएस चाइना का जो डिस्प्यूट चल रहा है, कोविड-19 और यूक्रेन रशिया का केस, ठीक है, ये सब हमने डिस्कस किया। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, ग्लोबलाइजेशन क्या है, राइज इन डैश अमंग नेशंस, तो ये इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बढ़ाता है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इकोनॉमिकली जो है नेशंस आपस में इंटीग्रेट यानी मिलकर काम करें। दूसरा, विच ऑर्गेनाइजेशन पॉपुलराइज द ग्लोबलाइजेशन कंसेप्ट, तो मिड 1985 में कौन, किसने ये टर्म्स को बेटर बताया था, ओईसीडी, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। बी, विच इज नॉट ए बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, क्या इसका फायदा नहीं है, टेक्नोलॉजी यहाँ से वहाँ ट्रांसफर होती है, जॉब क्रिएशन होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, लेकिन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी ग्लोबलाइजेशन से, वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो स्टेबल होगी, तो ये नहीं बोला जा सकता, तो इसका असर नहीं, क्यों, क्योंकि बाहर से कोई आके हमारे लिए पॉलिटिकल पार्टी को स्टेबल नहीं कर सकता ना, ये तो इंटरनल बात होगी। ग्लोबलाइजेशन तो बाहर से यहाँ आना, यहाँ से बाहर जाना, तो सी इसका आंसर होगा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ग्लोबलाइजेशन की वजह से नहीं होगा। विच इज नॉट ए प्रोटेक्टिव मैनर, तो इसमें मेजर्स, तो प्रोटेक्टिव के तहत 3 तरह से होता था कि टैरिफ को बढ़ा दिया, इंक्रीज कोटा, और नॉन टैरिफ बैरियर को बढ़ा दिया, और इंक्रीज कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी को बढ़ाया, वो नहीं था, ये 3 नाम थे ना, टैरिफ, नॉन टैरिफ बैरियर्स और कोटा, लेकिन इंक्रीज कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी ये बोला है, तो डी उसमें नहीं था, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, इसके साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, इसे देख लीजिए, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।